नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूँ। आज फिर एक बहुत जरूरी विषय लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे देश में चल रहे बड़े बड़े प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर और ट्यूशन सेंटर की। वर्तमान केंद्र सरकार कोचिंग सेंटरों पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है। इससे संबंधित एक गाइडलाइंस भी भेजी गई है। इसका बच्चों की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर क्या असर पड़ने वाला है? आखिर इस गाइडलाइन में क्या कुछ है, क्या है इसकी वजह? आइए इसे समझते हैं। देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के सभी राज्यों की राजधानियां एवं जिला स्तर से लेकर उपमंडल स्तर तक के शहरों में बड़ी संख्या में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और ट्यूशन सेंटर्स पर लगाम कसने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी राज्यों के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर जनवरी 2024 में जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत सभी राज्य सरकारों से अपने कानून बनाने को कहा गया है, जिसके माध्यम से प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को नियंत्रित किया जा सकेगा, यानी इस पर नकेल कसी जा सकेगी। हालांकि कुछ राज्यों में पहले से ही इसको लेकर कानून बनाए गए हैं, लेकिन ठीक से लागू नहीं होने के कारण प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का धंधा और नियंत्रित और सब स्टैंडर्ड यानी स्तरहीन हो गया लगता है। इसका खामियाजा स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों को भुगतना पड़ रहा है। अल्टीमेटली हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए यह एक नासूर बनकर खड़ा हो गया है। तो सवाल यह है कि भारत सरकार को गाइडलाइंस क्यों जारी करनी पड़ी? प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों में आत्महत्या की घटनाएं बेतहाशा बढ़ने लगी। कोचिंग सेंटर में आग लगने की कई घटनाएं दिल्ली व गुजरात सहित अलग अलग राज्यों में देखने को मिली, जिसमें स्टूडेंट्स की मृत्यु भी हुई और बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। कोचिंग संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव रहता है, जबकि पढ़ाने के तौर तरीके भी सरकार और विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं होते हैं। इस प्रकार की शिकायतें सरकार के पास और अदालत में बड़े पैमाने पर आने लगी थी। एक तरफ अदालत में जवाब तलब तो दूसरी तरफ दिल हिलाकर रख देने वाली कई विभत्स दुर्घटनाओं में स्टूडेंट की मौत होने की घटनाओं का दबाव केंद्र सरकार पर इतना बढ़ने लगा था कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में यह बड़ा राजनीतिक सवाल बनकर खड़ा होने लगा। हाल के वर्षों में बिना किसी कानूनी प्रावधान के प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की देश में बाढ़ आ गई। कोचिंग सेंटरों में झूठे वायदे, आधारहीन दावे और सुनहले सपने दिखाकर स्टूडेंट से मनमानी फीस वसूली जा रही। स्टूडेंट्स और अभिभावक दोनों ही तनाव से गुजरने को मजबूर हैं। नतीजतन स्टूडेंट द्वारा आत्महत्या करने की घटनाएं हर सप्ताह सुनने को मिलने लगी हैं। इनमें स्कूली छात्र छात्रा और कॉलेज लेवल की भी छात्र छात्राएं शामिल हैं। सुविधाओं की कमी के कारण कोचिंग सेंटर में आग लगने और अन्य दुर्घटनाओं के कारण भी छात्रों की जान गई है। ऐसी घटनाएं दिल्ली में भी देखने को मिली, गुजरात में भी देखने को मिली और देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई। इस मामले में देश में गंभीर बहस छिड़ गई थी। यहां तक कि कई बार अलग अलग राज्यों के सांसदों ने इस विषय को लेकर संसद के दोनों सदनों में सवाल भी उठाए और सरकार पर हमला भी बोला था। इस पर केंद्र सरकार ने काफी विचार विमर्श किया, लेकिन 12वीं तक की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होने के कारण ऐसे कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की ही मानी गई, क्योंकि शिक्षा राज्य का विषय है, ऐसा भारतीय संविधान कहता है। तो इस मसले पर अदालत और विशेषज्ञों ने आखिर क्या कहा? इस मामले को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से देश की सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल याचिका भी दायर की गई थी। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी पार्टी बनाया गया था। सुनवाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने 3 फरवरी 2017 को केंद्र सरकार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया। अदालत ने इसे एक नीतिगत मसला बताते हुए संबंधित सरकारों से आवश्यक कदम उठाने को कहा। मामला इतना गरमाया कि इस पर संसद में भी जोरदार बहस छिड़ी। सांसदों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर, प्राइवेट स्कूलों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल
कानूनी प्रावधान बनाने की मांग की। दूसरी तरफ अशोक मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में भी इस मामले को अति गंभीर बताते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। केंद्र सरकार ने सांसदों के सुझाव और मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर देश के सभी राज्य सरकारों को ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने और नियम विरुद्ध सेंटर चलाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान बनाने को कहा। केंद्र सरकार ने 2017 में ही सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजकर जस्टिस रूपनवाला कमीशन ऑफ इंक्वायरी द्वारा सुझाए गए 12 बिंदुओं पर तत्काल कदम उठाने को कहा था। इस कमीशन ने स्टूडेंट की बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर केंद्र सरकार का इस मामले पर क्या मानना है। दरअसल स्कूल लेवल तक के लिए कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसलिए इस विषय को राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का ही माना गया। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त 2019 को फिर सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कोचिंग सेंटर्स की रेगुलेशन की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाने को कहा। केंद्र सरकार ने 24 दिसंबर 2020 को भी सभी राज्यों को पत्र लिखकर आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाकर कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाने को कहा था। केंद्र सरकार ने अपने पत्र में इन प्राइवेट संस्थानों में स्टूडेंट और अभिभावकों के अनावश्यक दोहन, जो एक्सप्लॉयटेशन होता था, आर्थिक दोहन होता था, उसकी ओर ध्यान दिलाया और इससे संबंधित इसे नियंत्रित करने की दृष्टि से कानून बनाने को कहा था। इस मामले पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी कुछ बातें सामने आई हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी गंभीरता दिखाई है। तो अब आपको मैं बताता हूं कि एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आखिर इससे संबंधित क्या प्रावधान बनाए गए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया। इस पॉलिसी में दशकों पुराने चले आ रहे पुरानी परीक्षा पद्धति से तौबा करते हुए रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग पर फोकस किया गया है। एजुकेशन पॉलिसी बनाने वालों ने यह माना है कि परीक्षा की पुरानी पद्धति के कारण ही बच्चे स्कूल लेवल में भी कोचिंग सेंटर्स में जाने को मजबूर हो रहे हैं। दशकों पुरानी इस पद्धति के कारण ही देश में कोचिंग कल्चर को बढ़ावा मिला, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है और एजुकेशन पॉलिसी में भी इस चीजों को दर्शाया गया है। इसका खामियाजा बच्चों और अभिभावक दोनों को भुगतना पड़ रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पैरा नंबर 4.36 में साफ तौर पर यह कहा गया है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जाम्स, जिसमें बोर्ड एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम भी शामिल हैं, कि वर्तमान यानी पुरानी जो परीक्षा पद्धति के कारण ही अनैतिक कोचिंग सेंटर देश में फल फूल रहे हैं। ये कोचिंग सेंटर्स वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं, भविष्य के लिए भी हानिकारक हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कोचिंग सेंटर्स की क्लासेस की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करने के लिए पुरानी बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम के तौर तरीके में जबरदस्त बदलाव की वकालत की गई है। इस पॉलिसी ने स्टूडेंट के लिए परीक्षा का लचीला प्रारूप तैयार करने की वकालत की है। स्टूडेंट के लिए दो परीक्षाओं में से एक सबसे बेहतर अटेम्प्ट को चुनने का विकल्प भी दिया है, यह कहते हुए कि कोचिंग कल्चर के दबाव को स्टूडेंट के सिर से समाप्त करने के लिए बोर्ड एग्जाम के मॉडल को भविष्य के अनुसार परिवर्तन करने पर बल दिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से विकल्प देश के सामने रखा गया, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हाई क्वालिटी वाला एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ साथ स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम्स भी कंडक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई। साल में इस प्रकार के एग्जाम्स 2 बार आयोजित कराने का सुझाव भी दिया गया, जिससे छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग की जरूरत को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। यानी कुल मिलाकर विशेषज्ञों का यह कहना था कि जो स्टीरियोटाइप एग्जाम्स के तौर तरीके हैं, लगातार वर्षों से, दशकों से एक ही तरह के, एक ही प्रारूप में एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, इससे कोचिंग कल्चर को बढ़ावा मिला है और इसको अलग तरीके से समय के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं किया गया, जिस पर फोकस किया गया। लेकिन हाल के वर्षों में अगर आपने देखा होगा, एनटीए की ओर से मेडिकल है, इंजीनियरिंग है या दूसरे अन्य टेस्ट हैं विभिन्न प्रकार के, या फिर जितनी यूनिवर्सिटीज है देश की, उस चाहे वो सेंट्रल हो या रीजनल हो, उनके लिए टेस्ट एग्जाम, एडमिशन टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करने के जो तौर तरीके अपनाए गए हैं या नई कोशिश की गई है,
ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ही उसमें सुझाए गए जो रास्ते हैं उस पर ही चलने की ये दिशा में ये कोशिश है। तो कोचिंग कल्चर को समाप्त करने के लिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में आखिर क्या कहा गया है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो बनाया गया है उसमें इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको बताता हूं। कोचिंग कल्चर को पूरी तरह समाप्त करने की दृष्टि से ही नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में भी गहन मंथन किया गया। यही कारण है कि सरकार ने एक तरफ सीयूईटी जैसे राष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देश की 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करना शुरू किया। साथ ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की सीट्स में भी वृद्धि की गई और बड़े पैमाने पर नए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की स्थापना भी हाल के वर्षों में की गई है। सरकार का मानना है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के माध्यम से इस दिशा में मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या भी काफी बढ़ाई, मेडिकल कॉलेज की संख्या भी बढ़ाई और इन दोनों ही प्रोफेशंस के संस्थानों में सीट्स की संख्या भी बढ़ाई गई आवश्यकता के अनुसार। हालांकि अभी भी सीट काफी कम है, लेकिन काफी सीट्स बढ़ाई गई हैं पिछले अगर 5 से 7 वर्षों की बात मैं करूं। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है और क्या क्या मानना है शिक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञों का। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि नीट, यूजी और पीजी, जेई मेंस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं, जिससे बच्चों को ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिली हुई है। केंद्र सरकार ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट और अभिभावकों के साथ हो रहे अनैतिक दोहन को डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के ध्यान में लाते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने यह कदम कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा दिन प्रतिदिन अखबारों एवं अन्य पब्लिसिटी के माध्यम में कोचिंग सेंटरों की ओर से प्रकाशित किए जाने वाली फर्जी और आधारहीन एवं झूठे दावे करने वाली विज्ञापन पर लगाम लगाने के लिए उठाया है। अब कोचिंग सेंटरों के लिए किस किस राज्य में कानून बने हैं? चौंकाने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से बारंबार राज्य सरकारों को पत्र लिखने का कुछ राज्यों पर ही असर पड़ा है। इसको लेकर देश में सबसे अधिक कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस चलने वाले राज्य बिहार ने बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 पारित किया। इनके अलावा गोवा कोचिंग क्लासेस एक्ट 2001, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन कोचिंग एक्ट 2002, कर्नाटक ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन रूल्स 2001 और मणिपुर कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन बिल 2023 देखने को मिला। इनमें से कुछ ने तो काफी पहले ही कानून बना लिया था, लेकिन उसे ठीक से लागू नहीं किया गया, केवल औपचारिकता निभाई गई। अब हरियाणा सरकार ने भी हरियाणा कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एंड कंट्रोल बिल 2024 लाने का फैसला किया है। इसके अलावा राजस्थान में भी राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2023 लाया और कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ने वाले स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को लेकर स्पेशल गाइडलाइन जारी की गई। आपको इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि राजस्थान देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां कोटा शहर में कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट की आत्महत्या की घटनाएं प्रत्येक 15 दिन से 1 माह में सुनने को मिलती रही हैं। लगातार होने वाली इन घटनाओं ने देश को हिलाकर रख दिया है और यह क्रम अभी भी जारी है। आश्चर्यजनक रूप से इन राज्यों को छोड़कर अब तक देश के अन्य राज्यों में प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर अंकुश लगाने या उसका माहौल सुधारने को लेकर खास पहल नहीं की गई है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस का बोझ और दूसरी तरफ सब स्टैंडर्ड यानी स्तरहीन प्राइवेट कोचिंग सेंटरों का बढ़ता अनैतिक व्यापार बच्चे के भविष्य के साथ खुलेआम खेल रहे हैं। जाहिर है इन स्थितियों ने केंद्र सरकार को प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो रही बेतहाशा और अनियंत्रित फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए पूरे देश के लिए एक मॉडल गाइडलाइन और पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी करने को बाध्य कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए एक मॉडल गाइडलाइंस पॉलिसी तैयार कर सभी राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को जारी कर इसे लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान बनाने का निर्देश दिया। इसे गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन कोचिंग सेंटर 2024 का नाम दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी मॉडल गाइडलाइंस में आखिर क्या खास है, आइए अब आप इस पर हम चर्चा करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी
मॉडल गाइडलाइंस को ऐसे कोचिंग सेंटर पर अंकुश लगाने की दृष्टि से बेहतरीन कदम माना जा रहा है, जिससे सभी प्रकार के स्टडी प्रोग्राम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और अकादमिक सपोर्ट लेने वाले स्टूडेंट्स के अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी। अगर राज्य सरकारों ने इस पर अमल किया तो स्टूडेंट को अनावश्यक और अनैतिक दोहन से बचाया जा सकेगा, जबकि उन्हें अनावश्यक रूप से मानसिक तनाव से भी मुक्ति दिलाई जा सकेगी। इस गाइडलाइन के माध्यम से कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन का फ्रेमवर्क बनाना संभव होगा, जबकि स्टूडेंट के लिए न्यूनतम निर्धारित आवश्यकताओं का पालन भी करवाया जाएगा। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ उनके समग्र विकास को लेकर आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियों को अपनाने के रास्ते भी बताए गए हैं। साथ ही इस गाइडलाइंस में स्टूडेंट को कैरियर गाइडेंस और साइकोलॉजिस्ट परामर्श भी मुहैया कराने का प्रावधान खास तौर से शामिल किया गया है। यानी इसमें एक तरह से एकेडमिक काउंसलर चाहिए जो कि उनकी काउंसलिंग करे, समय समय पर परीक्षा के तनाव से मुक्त होने के तौर तरीके बताए। दूसरा, जो कोचिंग सेंटर्स हैं उसके माहौल में क्या वातावरण उसके वातावरण में किस प्रकार के बदलाव लाने की आवश्यकता है, उनकी पढ़ाई के तौर तरीके में किस प्रकार के बदलाव लाने की जरूरत है, जो टेस्ट लिए जाते हैं प्रैक्टिस की दृष्टि से उसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है, इन सारे बिंदुओं पर इस गाइडलाइन में प्रकाश डाला गया है और बहुत स्पष्ट तरीके से केंद्र सरकार ने इस गाइडलाइन को तैयार कर राज्य सरकारों को भेजा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या है परिभाषा? आखिर हमें यह जानना बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि आखिर वो कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इसके दायरे में आएंगे, इस गाइडलाइन के दायरे में आएंगे, या राज्य सरकार ने जो नियम कानून बनाना शुरू कर दिया है उसके दायरे में आखिर कौन कौन से सेंटर्स आएंगे और इसको कौन नियंत्रित करेगा, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत अहम पहलू है। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर जिसमें 50 से अधिक स्टूडेंट दाखिला लेंगे, ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर जिसमें 50 से अधिक स्टूडेंट दाखिला लेंगे वह सभी इसकी सीमा में आएंगे। ऐसे कोचिंग सेंटर जहां किसी भी प्रकार के स्टडी प्रोग्राम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और एकेडमिक सपोर्ट के लिए स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी लेवल के 50 से अधिक विद्यार्थी नामांकन लेंगे, उन पर यह गाइडलाइन लागू होगी, यानी यह नियम लागू होगा। इस प्रावधान को उन्हें मानना पड़ेगा, इस प्रावधान के तहत उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों की बोर्ड और नियमों के अंतर्गत गठित और नियंत्रित किए जाने वाले स्कूल, कॉलेज, एसोसिएटेड कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर अन्य शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे। ऐसा संस्थान जिसे कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कॉरपोरेट बॉडी, ट्रस्ट, फर्म, समिति या कोई अन्य संस्थान चला रहा है, इसके अंतर्गत होगा। यानी कौन इस प्रकार के इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं जो कि इस प्रावधान के अंदर आएंगे, इसके तहत आएंगे, इस दायरे में आएंगे। इस दायरे में संस्थान चलाने वाला एक व्यक्ति या फिर एक से अधिक व्यक्ति सभी सभी शामिल होंगे। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले ट्यूटर भी कानूनी, यानी पढ़ाने वाले ट्यूटर भी कानूनी प्रावधान के दायरे में होंगे। यानी शिक्षक भी जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं वे सभी शिक्षक भी इस कानून के दायरे में आएंगे। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि इस दायरे में कोई भी काउंसलिंग सेंटर्स, यानी अगर कोई अलग से कोई काउंसलिंग सेंटर्स चला रहे हैं जो कि बच्चों को उनके एकेडमिक गाइडेंस की दृष्टि से उनकी काउंसलिंग करते हैं, परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से काउंसलिंग करते हैं, या फिर जो उनके पास किस किस प्रकार के विकल्प हैं, जिन जिन विषय को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उस विषय से संबंधित क्या क्या उनके लिए कैरियर विकल्प हैं, उन पर अगर वो किसी को सलाह देते हैं या उन्होंने इस प्रकार की कोई सलाह मशविरा से संबंधित कोई परामर्श सेंटर, काउंसलिंग सेंटर अगर स्थापित किया है तो वो इसके दायरे में नहीं आएगा। स्पोर्ट्स ट्रेनर्स, अगर किसी ने अपने स्पोर्ट ट्रेनिंग की दृष्टि से कोई अपना सेंटर ओपन कर रखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स क्यों न, खेल क्यों न हो, तो वो इसके दायरे में नहीं आएगा। उसके बाद डांस ट्रेनिंग सेंटर्स, जहां नृत्य का, गायन का, वादन का, इस प्रकार का अगर कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो वो इसके दायरे में नहीं आएगा। थिएटर, जो नाटक से संबंधित है, थिएटर संबंधित है, यानी ये सब क्रिएटिविटी है, तो अगर इस प्रकार के सेंटर्स हैं तो वो भी इसमें नहीं आएंगे। दूसरे अन्य जो क्रिएटिव गतिविधियों में शामिल हैं
वो सभी सेंटर्स जो हैं वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। इन कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण या जिला समिति की होगी। किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या अधिकृत जिला प्राधिकरण होगा या जिला समिति होगी। यहाँ मैं आपको स्पष्ट एक बार फिर दोहराते जाऊं कि इन कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के प्रावधान के तहत जो राज्य सरकारों ने अलग अलग जिला में प्राधिकरण का गठन किया है या करेगी सरकार, या फिर कोई जिला समिति गठित की गई है राज्य सरकार द्वारा, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। किसी प्रकार के विवाद के निपटारे यानी ट्यूशन सेंटर्स, ट्यूशन संचालक यानी कोचिंग सेंटर, कोचिंग संचालक और ट्यूटर यानी शिक्षक और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा होता है तो इसके निपटारे के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या अधिकृत जिला प्राधिकरण या जिला समिति इसके लिए अधिकृत होगी। अब सवाल है कि इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाएगा। क्या कोचिंग सेंटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होगा, और अगर ऐसा है तो फिर इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स इसके लिए आवश्यक होंगे, और कब तक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम उन्हें अपनाना पड़ेगा। आइए इन बिंदुओं पर भी मैं आपको बताता चलूं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस या निर्धारित नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्थान को प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ये बहुत स्पष्ट है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के 3 महीने के अंदर ऐसे कोचिंग सेंटर जो पहले से ही चल रहे हैं के संचालकों को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संबंधित जिला प्राधिकरण या जिला समिति द्वारा निर्धारित फीस और आवश्यक डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत करने होंगे। यहाँ यह जानना भी बेहद जरूरी है कि ऐसे कोचिंग सेंटर जिनके कई ब्रांच हैं उन्हें अलग अलग सभी ब्रांचों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाना होगा। यानी एक ही शहर में अगर उन्होंने 3 ब्रांच खोल रखे हैं या फिर अलग अलग शहरों में अलग अलग ब्रांच उन्होंने खोल रखे हैं, नाम एक ही है, फिर भी उन्हें सभी के लिए अलग अलग पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यानी सभी ब्रांच के लिए अलग अलग आवेदन जमा करवाने होंगे। जिले में अधिकृत अथॉरिटी या जिला समिति आवेदन जमा करवाने के 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेंगे। यानी 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। या उनके आवेदन को निरस्त करने की जानकारी कारण सहित बताएंगे। अगर किसी कारण से उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा रहा है तो भी 3 महीने के अंदर प्राधिकरण या समिति उन्हें बताएगी कि आखिर किस कारण से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, आपको आपकी संस्था को रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि कोई भी प्राधिकरण या समिति किसी भी कोचिंग सेंटर के आवेदन को निरस्त करने से पहले उन्हें उनका पक्ष अपना रखने का पूरा मौका देंगी, समय देंगे। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जिला प्राधिकरण या जिला समिति या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप तय की जाएगी। ऐसा कुछ केंद्र सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि कितना समय के लिए एक बार में रजिस्टर्ड होगा, ये राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। राज्य सरकार अपने विवेक के आधार पर और अपनी जो जिला प्राधिकरण अगर गठित करती है या जिला समिति बनाती है तो वो तय करेंगे कि आखिर समय सीमा क्या होनी चाहिए इनकी वैधता जो पंजीकरण की है। तो कोचिंग सेंटर या स्कूल को जो निजी हैं को अपने रजिस्ट्रेशन के लिए रिन्यूअल के लिए सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्त होने से 2 माह पहले ही आवेदन करना होगा। अगर एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए हैं और अगर उस निर्धारित समय सीमा में आपकी वैलिडिटी समाप्त होने वाली है तो वैलिडिटी समाप्त होने से 2 माह पहले ही आप फिर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई यानी रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए शुल्क और आवश्यक कागजात जिला प्राधिकरण ही तय करेगा कि किस प्रकार की शुल्क होंगे, क्या फीस लगेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाए जाएंगे। जिला प्राधिकरण सर्टिफिकेट के नवीनीकरण का निर्णय यानी रिन्यूअल का निर्णय या इसे निरस्त करने का निर्णय वैलिडिटी समाप्त होने से पहले ले लेगा। अगर इसे निरस्त किया जाता है तो उसका कारण भी अथॉरिटी को लिखित में एक्सप्लेन करना होगा। कोचिंग संचालकों को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। राज्य सरकारों को प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से वेब पोर्टल ऑनलाइन मैकेनिज्म लॉन्च करने को कहा गया है। तो ये रही उसकी प्रक्रिया के तौर तरीके, आखिर क्या कैसे कौन रजिस्टर्ड करेंगे और किन को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अब मैं आपको यह बताता हूं कि कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन के लिए किस प्रकार की शर्तें निर्धारित की जाएंगी।
कोई भी कोचिंग सेंटर ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले ट्यूटर नियुक्त नहीं कर सकेंगे, यानी बीए से कम के शिक्षक कोई भी ट्यूशन सेंटर या कोचिंग सेंटर नहीं रख सकेगा। यानी ट्यूटर की योग्यता कम से कम बीए होनी चाहिए। स्टूडेंट और पेरेंट्स को किसी प्रकार के झूठे वादे जैसे अच्छा रैंक दिलाने की गारंटी, अच्छे अंक दिलाने की गारंटी देने वाले कोचिंग सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर के केंद्र सरकार को घोर आपत्ति है, और ये एक तरह से स्टूडेंट और पेरेंट्स की भावना के साथ खिलवाड़ करने जैसी स्थिति है। और ज्यादातर देश के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जो जेई मेन और मेडिकल का या कैट का या आईएएस का, आईपीएस का, यूपीएससी के लिए, दूसरे अन्य सिविल सर्विसेज के लिए, एसएससी के या स्टेट जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होते हैं, उनकी नौकरियों की जो भर्तियां निकलती हैं, उनके लिए जो प्रिपरेशन कराने का दावा ठोकते हैं, उनमें इस प्रकार की गड़बड़ियां बहुत दिखी जाती हैं कि अच्छा रैंक दिलाने की गारंटी दी जाती है, और कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो क्लेम करते हैं एक ही जगह एक ही सेंटर्स के बारे में एक स्टूडेंट, हर कोचिंग सेंटर ये क्लेम करता है कि इसने हमारे यहाँ से कोचिंग किया इसीलिए ये टॉप कर गया, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे आया, या 1 to 10 के बीच में इनको जगह मिली है। तो ये सब जो झूठे दावे किए जाते हैं, इस पर केंद्र सरकार ने सख्त आपत्ति जताई है, और इसके लिए ही अंकुश लगाने की दृष्टि से राज्य सरकारों से कानून बनाने को केंद्र सरकार ने कहा है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद या 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को ही दाखिला लेने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने अपने गाइडलाइन में यह तय कर दिया है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 12th के बाद, 12th पास करने के बाद ही बच्चे इस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स में नामांकन ले पाएंगे या इसमें पढ़ाई कर पाएंगे। यानी 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे, उससे कम उम्र के बच्चे को कोचिंग में आप एडमिशन नहीं ले सकते। ये केंद्र सरकार ने अपने गाइडलाइन में एक तरह से ये एक एडवाइजरी गाइडलाइन जारी की है। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है, अब राज्य सरकारों को तय करना है, अपने वहां की स्थिति को देखते हुए निर्णय लेना है और उसके अनुरूप उनको अपना कानूनी प्रावधान बनाना है। तो किसी भी प्रकार के भ्रम फैलाने वाले झूठे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर आधारहीन लुभावने विज्ञापन प्रकाशित करने वाले संस्थान प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। यहाँ तक कि कोचिंग सेंटर्स में निर्धारित आवश्यक सुविधाएं मुहैया नहीं करने के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जबकि अपने स्टूडेंट के झूठे रिजल्ट प्रकाशित कर लोगों को लुभाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। स्टूडेंट के लिए निर्धारित न्यूनतम जगह की कमी पर भी रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। कोचिंग संस्थान किसी भी ऐसे ट्यूटर को अपने यहाँ नियुक्त नहीं कर पाएंगे जिनके खिलाफ किसी मामले में सजा घोषित की गई हो। अगर कोचिंग संस्थान में काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं होगी तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन नंबर से हाथ धोना पड़ेगा, यानी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी रद्द कर दिया जाएगा। सभी रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर्स को अपनी वेबसाइट पर नियम और शर्तों का पालन करने वाली सभी जानकारियां डिस्प्ले करनी होंगी। इनमें कोचिंग में तैनात सभी ट्यूटर्स, शिक्षकों की योग्यता, कोर्सेज, करिकुलम, कोर्स कंप्लीट होने की ड्यूरेशन, अगर छात्रावास है तो वहां मौजूद सुविधाएं, स्टूडेंट की फी और एग्जिट पॉलिसी व फंड रिफंड पॉलिसी, दाखिला लेने वाले स्टूडेंट की संख्या के साथ साथ वहां से निकलने वाले ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लिया की पूरी डिटेल वेबसाइट पर डालनी होगी। यह पूरी जानकारी अपने नोटिस बोर्ड पर भी डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन को वेबसाइट पर तत्काल अपडेट करना होगा, जबकि नोटिस बोर्ड पर भी डिस्प्ले करना होगा, ऐसा गाइडलाइन में कहा गया है। केंद्र सरकार यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सभी कोचिंग सेंटर्स को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, प्रावधानों, शर्तों का पालन करना होगा, जबकि जिला प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कोचिंग सेंटर्स शहर में, चाहे छोटे हों या बड़े हों या किसी छोटे मोहल्ले में हों, नहीं चला सकते। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर 50 और 50 से अधिक संख्या है ऐसे ट्यूशन सेंटर्स में स्टूडेंट्स की, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, और उससे कम संख्या है तो फिर उसके लिए अनिवार्य नहीं है। तो रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर को किन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, इस पर भी गाइडलाइन में बहुत स्पष्ट उसमें बिंदु रखे गए हैं, सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है।
राज्य सरकार को एक तरह से ये एक एडवाइजरी गाइडलाइन दी गई है, जिसके आलोक में राज्य सरकारों को अपने कानून और प्रावधान बनाने हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले सभी कोचिंग सेंटर्स को हलफनामा यानी एफिडेविट जो अंडरटेकिंग होता है उसको दायर करना पड़ेगा कि हम ये करते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, और उसमें वो कौन कौन से प्रावधान है आइए आपको उसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, हमारे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए सब। आज शायद ही कोई ऐसा परिवार हो नहीं होगा जिनके की कम से कम 1 से 2 बच्चे जो हैं वो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सब के लिए बहुत जरूरी है इनके नियम कानून को, प्रावधानों को जानना और समझना बड़ा जरूरी है। दूसरा, ऐसे कोचिंग सेंटर्स के लिए भी नियमों को जानना बहुत जरूरी है जो कि नियम के अनुसार अपने कोचिंग सेंटर्स चलाना चाहते हैं, जो वास्तव में बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते हैं। तो कोई भी कोचिंग सेंटर अपने बोर्ड, प्रोस्पेक्टस, कॉरस्पॉन्डेंस या स्टडी मटेरियल पर अपने सेंटर के नाम के साथ रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर लिखेगा। उन्हें रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड कोचिंग सेंटर लिखने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा बहुत सारे लोग अतिरेक में जाकर करते हैं, इसलिए पहले से ही गाइडलाइन में इन चीजों को दर्शाया गया है। कोचिंग सेंटर को यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के समय अपनी क्लासेस चलाने की अनुमति नहीं होगी। सभी ऐसा देखा जाता है, अक्सर बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं कि जो नॉन अटेंडिंग, एक शब्द ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में आ गया है कि जो मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की ज्यादातर जो तैयारी करना चाहते हैं इस कॉलेज में एडमिशन के लिए, वो बच्चे नॉन अटेंडिंग ऐसे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं जहां क्लास करने की जरूरत नहीं, और स्कूल के आवर में वो कोचिंग सेंटर में आकर अपनी पढ़ाई करते हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने बहुत सख्त इसमें गाइडलाइन जारी किया है। सभी यानी कोचिंग सेंटर्स को यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के समय अपनी क्लासेस चलाने की अनुमति किसी भी दृष्टि से नहीं होगी। सभी कोचिंग सेंटर्स को अपने लिए निर्धारित संख्या में ही स्टूडेंट्स का दाखिला लेने की अनुमति होगी। रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए आवेदन करने वाले कोचिंग सेंटर्स को अपने चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट की गई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी जमा कराने होंगे। यानी आप अपने अकाउंट्स में भी हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप बच्चों से फीस कुछ वसूलें और आप उसको रसीद कुछ और दे दें और आप अपने अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट में आप कुछ और ही मेंशन करें, तो इससे एक तरह से टैक्स की भी चोरी होती है। और दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं उनके साथ भी अन्याय होता है। तो एक तरफ उनसे आर्थिक दोहन और दूसरी तरफ टैक्स की चोरी, इन चीजों पर अंकुश लगाने के लिए भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन में इस बिंदु को शामिल किया है, प्रमुखता से शामिल किया है कि आपको अपने चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट की गई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी जमा कराने होंगे। कोचिंग सेंटर्स आखिर कैसे स्टूडेंट्स के लिए फीस का निर्धारण करेगा, क्योंकि ये इशू उसी से रिलेटेड है, आइए आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। अलग अलग प्रकार की कोर्सेस और करिकुलम के लिए किफायती शुल्क निर्धारित करना होगा, ऐसा गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है, और इसके लिए स्टूडेंट को रिसिप्ट भी जारी करने होंगे। सभी कोचिंग सेंटर्स को अपना प्रोस्पेक्टस प्रिंट करना होगा, जिसमें अलग अलग प्रकार के कोर्सेज व करिकुलम का समय, अंतराल, उसके पूर्ण होने की अवधि, क्लासेस की संख्या, लेक्चर, ट्यूटोरियल के साथ साथ छात्रावास की सुविधा और निर्धारित शुल्क, इसकी एग्जिट पॉलिसी, फी रिफंड पॉलिसी सहित सभी प्रकार की नियमावली और जानकारियां प्रकाशित करनी होगी। सभी डिटेल कोचिंग केंद्र के बिल्डिंग में प्रमुखता से डिस्प्ले करने होंगे, जहां कोई ऐसी जगह होगी जहां से कि बच्चे आसानी से उन नियमावलियों को देख सके, उसके बारे में अवगत हो सके। प्रोस्पेक्टस, क्लास नोट्स और अन्य स्टडी मटेरियल कोचिंग सेंटर की ओर से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के स्टूडेंट को मुहैया कराने होंगे। ये भी जान लीजिए कि यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े पैमाने पर अपने यहाँ प्रोस्पेक्टस प्रिंट करते हैं और बेचते हैं, यह भी एक बड़ा धंधा उनका पैसा कमाने का बन गया है। स्कूल्स में भी चलते हैं, सीट्स होती हैं 50 या 60, लेकिन उनके यहाँ प्रोस्पेक्टस बिकते हैं हजारों की संख्या में। उस प्रोस्पेक्टस की कीमत 300, 400, 500, 600, 1200, 2-2 हजार रुपये, 3-3 हजार रुपये प्रोस्पेक्टस की कीमत तय की जाती है। दिल्ली एनसीआर की बात अगर मैं करूं, या फिर जो मेट्रो सिटीज हैं उसके कोचिंग इंस्टीट्यूशंस
प्लस प्राइवेट स्कूल्स में भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। इसको लेकर अभिभावक बहुत परेशान होते हैं, बहुत बार ऐसी शिकायतें देखने को मिली हैं। तो इस पर भी गाइडलाइन स्पष्ट करता है कि आप इसकी अतिरिक्त शुल्क आप स्टूडेंट से नहीं लेंगे, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट को देना पड़ेगा। उसमें उन्होंने स्टडी मटेरियल भी शामिल किया हुआ है, कोचिंग सेंटर की ओर से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देना होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने फुल कोर्स का पूरा पेमेंट जमा करा दिया है और कोर्स के बीच में ही वह कोचिंग सेंटर छोड़ना चाहता है, तो उसे उसकी आधी फीस 10 दिनों के अंदर लौटानी होगी, यानी फी रिफंड की पॉलिसी भी इसमें शामिल की गई। इसको लेकर भी शिक्षण संस्थान और स्टूडेंट्स के बीच में विवाद काफी सामने आता है। अगर स्टूडेंट छात्रावास में रह रहा है तो हॉस्टल फी और मेस फी भी लौटानी होगी, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि कोर्स की अवधि के बीच में कोर्स फी बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी, यानी आप उसको सेमेस्टर में बांट करके ये नहीं कह सकते कि इस सेमेस्टर में इतना रहा, फिर अगले 6 महीने के लिए ये फीस हो जाएगी। यानी पूरे साल के लिए, एक वर्ष के लिए आप अपनी फीस अगर आपने कोई निर्धारित की कोचिंग सेंटर ने की, तो उसमें आप कुछ भी हेर फेर नहीं कर पाएंगे, उसमें वृद्धि नहीं कर पाएंगे, इसकी अनुमति नहीं होगी। और इस प्रकार की शिकायत अगर जिला प्राधिकरण या जिला समिति को जाती है, तो उसके आधार पर जांच में अगर यह तथ्य पाया गया, तो उस कोचिंग सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें आर्थिक दंड भी है और अन्य कानूनी दंडात्मक प्रक्रिया भी है। तो आइए अब आपको बताता हूं कि कोचिंग सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का हो, इसको लेकर गाइडलाइन में क्या कुछ कहा गया है। कोचिंग सेंटर को प्रत्येक स्टूडेंट के लिए न्यूनतम 1 स्क्वायर मीटर का एरिया आवंटित करना होगा, यानी आप कबूतर खाने में कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते। आपको उन बच्चों के लिए पर्याप्त जगह आपको देनी पड़ेगी, यानी कि आप कहीं ऐसे जहां की वो असुविधाजनक वो बिल्डिंग हो, आप उसमें कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते। इसको ध्यान में रखते हुए एक समुचित इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा छात्रों की संख्या के अनुरूप कोचिंग सेंटर्स को रखनी होगी। सभी कोचिंग सेंटर बिल्डिंग को फायर सेफ्टी कोड्स, बिल्डिंग सेफ्टी कोड और अन्य निर्धारित स्टैंडर्ड का पालन करते हुए फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट भी हासिल करना होगा, यानी जिस बिल्डिंग को फायर सेफ्टी अगर सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, तो फिर आप वहां कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते, और ऐसा अगर जांच में पाया गया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। स्टूडेंट्स को अकादमिक मदद मुहैया कराने की दृष्टि से कोचिंग सेंटर में फर्स्ट एड किट और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने की सुविधा भी रखनी होगी। आकस्मिक स्थिति में रेफरल अस्पताल, डॉक्टर और इमरजेंसी सर्विसेज के साथ साथ पुलिस हेल्पलाइन, फायर सर्विस हेल्पलाइन और वुमेन हेल्पलाइन जैसी डिटेल भी वहाँ बिल्डिंग पर डिस्प्ले करने होंगे, यानी बोर्ड पर डिस्प्ले करने, जो नोटिस बोर्ड होते हैं उस पर डिस्प्ले करने होंगे। इसकी जानकारी सभी स्टूडेंट्स को समय समय पर देती रहनी होगी। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में अच्छी बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, वेंटिलेशन की सुविधा और लाइट की व्यवस्था अच्छी पर्याप्त होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर में सभी स्टूडेंट और स्टाफ के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने होंगे, ये जिम्मेदारी कोचिंग सेंटर संचालक की होगी। कोचिंग सेंटर में यानी प्रसाधन की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, टॉयलेट्स की, वॉशरूम की। कोचिंग सेंटर में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना आवश्यक होगा। सभी कोचिंग सेंटर्स में कंप्लेन बॉक्स या कंप्लेन रजिस्टर की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी शिकायतें दर्ज कर सके, अभिभावक भी अपनी शिकायतें उसमें दर्ज कर सकेंगे। स्टूडेंट की शिकायतों के निवारण के लिए कोचिंग सेंटर को शिकायत निवारण समिति भी गठित करनी होगी, यानी अपने यहाँ समिति गठित करनी होगी जो इस प्रकार की शिकायतों का निवारण करेगी। कोचिंग सेंटर में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग वॉशरूम की व्यवस्था करनी होगी। ये सब बेसिक एम्यूनिटीज हैं, जो आधारभूत मौलिक सुविधाएं हैं, जो कि वहां उपलब्ध होने ही चाहिए। और अब बात करते हैं करिकुलम की दृष्टि से किन नियमों का पालन करना होगा। प्रोस्पेक्टस में प्रकाशित निर्धारित समय अवधि में ही कोर्स समाप्त करने होंगे, यानी जो आपने तय किया कि 6 माह में हम इस कोर्स को समाप्त करेंगे, तो 6 माह के फ्रेम में ही आपको उस कोर्स को पूरा करना होगा। और ये नहीं कि समय आपने 2 महीने और बढ़ा दिए और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा आप उनसे फीस वसूल रहे हैं, ये अधिकार कोचिंग सेंटर के पास नहीं रहेगा। कोचिंग क्लासेस का संचालन स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी
कि कार्य अवधि के दौरान चलाने की अनुमति नहीं होगी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, क्योंकि इससे स्टूडेंट की रेगुलर अटेंडेंस बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। फिर बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे, उन्हें रोका जाएगा, क्योंकि नियम है वहाँ की एटलीस्ट 80% जो है, यानी 60 से 80% अटेंडेंस उसका होना चाहिए, तभी वो परीक्षा में अपीयर हो पाएंगे। खासकर इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें अटेंडेंस की बड़ी आवश्यकता रहती है। बहुत सारे बच्चे इससे वंचित हो जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता होगी तो ऐसी व्यवस्था कोचिंग सेंटर को करनी पड़ेगी। सभी कोचिंग क्लासेस के बीच में आवश्यक अंतराल रखना होगा, जिससे कि स्टूडेंट्स पर अनावश्यक अतिरिक्त दबाव न पड़े। ये नहीं कि लगातार 5 घंटे तक, 6 घंटे तक, बड़े कोचिंग सेंटर्स में इस प्रकार की बहुत ज्यादा शिकायतें रहती हैं। 4-4, 5-5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे लगातार क्लासेस चलती रहती हैं और बच्चे वहीं क्लासेस में बंधे रहते हैं। यानी नाश्ता या ब्रेकफास्ट या फिर लंच भी बहुत मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर बच्चे करते हैं, उनको उसके बीच में ऑफ नहीं दिया जाता है, यानी लीजर नहीं होती। दो घंटियों के बीच में, यानी 2 क्लासेस के बीच में लीजर नहीं दिए जाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है कोचिंग सेंटर्स के सामने, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी अपने कोर्सेज समाप्त करने हैं, क्योंकि बहुत मोटी फीस लेते हैं और कम समय में उनको अपने कोर्सेज समाप्त करने हैं। तो सभी कोचिंग क्लासेस के बीच में आवश्यक अंतराल रखना, समय का अंतराल रखना होगा, जिससे कि स्टूडेंट्स पर अनावश्यक अतिरिक्त दबाव, यानी उस पर मानसिक दबाव न पड़े, वो उस सिचुएशन के साथ कोप अप कर पाए। कोचिंग सेंटर्स को स्टूडेंट और ट्यूटर के लिए साप्ताहिक अवकाश देना पड़ेगा, यानी स्टूडेंट के लिए भी साप्ताहिक अवकाश रखना होगा, और जो ट्यूटर हैं, जो कि शिक्षक हैं उनके यहाँ जो पढ़ा रहे हैं या जो उनके स्टाफ हैं, उनको भी उनके लिए भी साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी रखना अनिवार्य है। कोई भी कोचिंग सेंटर स्टूडेंट के वीकली ऑफ के तत्काल बाद के दिन असेसमेंट टेस्ट या एग्जाम नहीं लेंगे। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि कोई भी कोचिंग सेंटर स्टूडेंट के वीकली ऑफ अगर संडे वीकली ऑफ है तो तत्काल मंडे को ही वो असेसमेंट टेस्ट या एग्जाम क्लास टेस्ट वो नहीं लेंगे, क्योंकि उस दिन बच्चे रिलैक्स महसूस करते हैं, उनको 1 दिन का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। उसके बाद फिर बच्चे 1 दिन 2 दिन बाद जब वो फिर पढ़ने लगते हैं, कंटिन्यूअस चलने लगते हैं, तब जाकर उनके टेस्ट लेने चाहिए, अन्यथा वो हतोत्साहित महसूस करते हैं। कोचिंग सेंटर को या बहुत तनाव से गुजरते हैं। कोचिंग सेंटर को संबंधित क्षेत्र के अनुसार लोकप्रिय पर्व, त्योहार और महत्वपूर्ण दिवसों पर अवकाश रखना होगा, जबकि इसकी व्यवस्था ऐसे करनी होगी जिससे स्टूडेंट अपने परिवार के साथ ऐसे समय व्यतीत कर सके। यानी इस प्रकार का अवकाश रखना होगा कि जिससे कि अगर दूर दराज से भी बच्चे आते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भी आते हैं और दूसरे शहर में किसी अन्य शहर में उनके पेरेंट्स रहते हैं या परिजन रहते हैं, तो वो उन तक जा पाए, उनसे मिल पाए और फिर सुविधाजनक तरीके से वापस आके फिर वो कोचिंग अगले दिन ज्वाइन कर सके। कोचिंग सेंटर्स को ना ही अर्ली मॉर्निंग और ना ही लेट इवनिंग में क्लास चलाने की अनुमति होगी। लेट इवनिंग भी नहीं चला सकते और अर्ली मॉर्निंग नहीं कि 5 बजे 6 बजे ही बच्चे को बुला लिया। साथ ही प्रतिदिन 5 घंटे से अधिक की क्लासेस संचालित करने की अनुमति भी नहीं होगी। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि 5 घंटे से अधिक एक दिन में आप क्लासेस नहीं चला सकेंगे। कोचिंग सेंटर्स को स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट्स के क्लासेस के साथ साथ काउंसलिंग सेशन, स्किल ट्रेनिंग, साइंटिफिक टेम्पर और एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव, फिटनेस, वेलनेस, इमोशनल बॉन्डिंग एंड मेंटल वेल बीइंग, एप्रोप्रिएट चैलेंज, मोटिवेशन, कोलैबोरेशन और टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, एथिकल और मोरल रीजनिंग, knowledge and practice of human and constitutional values, personal safety, fundamental duties, citizenship skills and values, knowledge of India, environmental awareness, सैनिटेशन एंड हाइजीन से संबंधित काउंसलिंग व प्रशिक्षण की व्यवस्था समय समय पर करते रहनी होगी। यानी ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है इस गाइडलाइन में कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की दृष्टि से हर दृष्टिकोण से आपको, यानी कोचिंग सेंटर संचालक को व्यवस्था करनी पड़ेगी। रेगुलर नहीं तो समय समय पर एक निश्चित समय अंतराल में इस प्रकार के अवेयरनेस प्रोग्राम या इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको कराने होंगे, आयोजित कराने होंगे, जिससे कि बच्चों का ओवरऑल वो केवल किताबी कीड़ा बनकर ही न रह जाए, बल्कि एक इंसान बने, बेहतरीन इंसान बने, संतुलित दिमाग वाला, संतुलित सोच वाला इंसान बन सके वो।
अब कोचिंग सेंटर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी इस गाइडलाइन में बनाए गए हैं। वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, किन बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है, यह भी कोचिंग सेंटर्स के लिए जाना जरूरी है। साथ ही साथ पेरेंट्स और बच्चों के लिए भी यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा आपसे जुड़ा, आपके जीवन से संबंधित ये बिंदु हैं। कोचिंग सेंटर्स को प्रत्येक क्लास और बैच के लिए स्टूडेंट्स की संख्या प्रोस्पेक्टस में ही निर्धारित करनी होगी, यानी प्रोस्पेक्टस जो प्रिंट करेंगे उसी में आपको यह कोचिंग सेंटर्स को यह बताना पड़ेगा कि किस एक क्लास में कितने बच्चे होंगे, और इसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में क्लास या बैच में स्टूडेंट की संख्या कोर्स के बीच में बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ स्टूडेंट, ट्यूटर और काउंसलर्स के बीच बेहतर रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए टीचर स्टूडेंट का अनुपात और उसकी आवश्यकता मेंटेन करना होगा। क्लास में स्क्रीन या ब्लैक बोर्ड्स की व्यवस्था सुविधाजनक करनी होगी, जिससे कि स्टूडेंट आसानी से देख सके, पढ़ सके और समझ सके। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद ही स्टूडेंट्स का दाखिला कोचिंग सेंटर में होगा। 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा केंद्र सरकार की ओर से, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है, यह एक तरह से उन पर ये स्टेचुरी नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार को कहा गया है कि ये एक गाइडलाइन है जो जिसने एक फ्रेमवर्क बनाकर आपके सामने रख दिया है, और उसी फ्रेमवर्क के तहत राज्य सरकारों को अपने विवेक के अनुसार, वहां की भौगोलिक परिस्थिति, वहां की जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वहां के पेरेंट्स से सुझाव लेने के आधार पर वो कानूनी प्रावधान बनाएंगे। स्टूडेंट को कोचिंग सेंटर में नामांकन से पहले परीक्षा की कठिनाइयां, सिलेबस, कोर्सेज की तैयारी और स्टूडेंट को मेहनत करने की आवश्यकता के बारे में अच्छी तरह ब्रीफिंग करनी होगी। स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल एनवायरनमेंट, कल्चरल, लिविंग रियलिटी और स्कूल लेवल एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के अंतर को अच्छी तरह समझाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्या है, या उस प्रकार की जो कल्चरल लिविंग रियलिटी, मतलब विभिन्न प्रकार के कल्चर से आने वाले बच्चों के साथ हम कैसे रह सकें, कैसे एक साथ बैठकर पढ़ सकें, आपस में किसी प्रकार का विभेद नहीं हो, कोई ऐसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार किसी के साथ हम ना करें, ये सब भी इन चीजों के लिए बच्चों को तैयार करना होगा। स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, जो स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो 10th हो, 9th हो, 8th हो, 12th हो, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, या कैट है, मैनेजमेंट में जाने के लिए है, या फिर रिसर्च के क्षेत्र से जाना है, या फिर फार्मेसी के क्षेत्र में जाना है, या दूसरे अन्य जो प्रोफेशनल कोर्सेज या टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, उसके लिए जो एडमिशन टेस्ट या एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है, तो उन सभी के बीच का अंतर क्या है, किस तरह से, ये बच्चों को अच्छी तरह समझाने की व्यवस्था कोचिंग सेंटर्स को ही करनी होगी। इंजीनियरिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के ऑप्शन के साथ साथ अन्य दूसरे करियर ऑप्शंस की जानकारी भी स्टूडेंट्स को देनी होगी, जिससे कि बच्चे अपने भविष्य को लेकर तनावग्रस्त न हो और आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक क्षेत्र में वो जा सकें। यानी अगर कोई उनको लगता है कि ये विकल्प उनके लिए आसान है, इसमें आगे बढ़ना आसान है, वो उसको चुन सकेंगे। कोचिंग सेंटर्स नामांकन से पहले मॉक टेस्ट या बच्चों के आकलन के लिए टेस्ट आयोजित कर सकता है। इसके आधार पर बच्चों के इंटरेस्ट और उसकी क्षमता के बारे में उनके अभिभावकों को जानकारी देनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट सही निर्णय ले सके। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को यह बताना आवश्यक होगा कि कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने का मतलब मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या अन्य कंपटीशन में सफलता हासिल करने की गारंटी नहीं होगी। यानी झूठे वायदे नहीं, झूठे दावे नहीं। कोचिंग सेंटर में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की मदद से 15 दिनों में वर्कशॉप्स, सेंसिटाइजेशन सेशंस और मेंटल हेल्थ से संबंधित वर्कशॉप आयोजित करना होगा। कोई भी कोचिंग सेंटर अपने स्टूडेंट के असेसमेंट टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा। इसका उपयोग केवल बच्चों के परफॉर्मेंस के आकलन के लिए करेगा, यानी इंटरनल असेसमेंट होगा, परफॉर्मेंस उसका जानने के लिए कि बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या ये आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, या पिछड़ रहा है तो किन कारणों से पिछड़ रहा है, जिससे कि उस पर और ज्यादा फोकस किया जा सके। स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में गिरावट को देखते हुए उसकी काउंसलिंग करनी होगी। अब आपको बताता हूं कि काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट की व्यवस्था के संबंध में इस गाइडलाइन में क्या कुछ कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित जिला प्राधिकरण या जिला समिति इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था
की जाए। ये कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी होगी, ऐसा गाइडलाइन में कहा गया है। काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट के नाम व कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की समय अवधि की पूरी जानकारी स्टूडेंट और पेरेंट्स को समय समय पर देनी होगी। इसके लिए प्रशिक्षित काउंसलर्स कोचिंग सेंटर्स में नियुक्त करने होंगे। कोचिंग सेंटर को अपने पैनल पर करियर काउंसलर भी रखने होंगे, जो समय समय पर स्टूडेंट की रुचि और उसकी क्षमता के अनुरूप उन्हें गाइड कर सके। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए जागरूक करना होगा। इसके लिए समय समय पर वर्कशॉप आयोजित करना नितांत जरूरी बताया गया है गाइडलाइन में। खासकर स्टूडेंट्स को किसी प्रकार के नशे की लत से दूर रखने की दृष्टि से वर्कशॉप और सेमिनार जरूरी बताए गए हैं। समय समय पर सब्जेक्ट की ट्रेनिंग और मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर जागरूक करना पड़ेगा। सेंटर में ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप कंपटीशन और प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियां चलाना जरूरी है। कोचिंग सेंटर के ट्यूटर्स स्टूडेंट के संपर्क में रहेंगे, जिससे कि उनके डाउट्स को आसानी से समय रहते सॉल्व करने में मदद मिले। यानी भेदभाव रहित व्यवस्था व सुविधा उपलब्ध करवाने की क्या शर्तें इसमें हैं। कोचिंग सेंटर में यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्टूडेंट या आवेदक के साथ धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग, सेक्स, जन्म स्थान आदि के कारण कोई भेदभाव नहीं हो। कोचिंग सेंटर में छात्रों, दिव्यांग और पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट की संख्या का अनुपात बढ़ाने की व्यवस्था करनी होगी। सभी कोचिंग सेंटर बिल्डिंग दिव्यांग फ्रेंडली होना चाहिए, यानी जो अगर कोई ऐसे दिव्यांग बच्चे वहां आते हैं तो वो भी आसानी से उसमें अंदर प्रवेश कर सके, जा सके, क्लास में बैठ सके और वो बाहर निकल सके। उसके लिए वो असुविधाजनक वो बिल्डिंग नहीं हो। और वहाँ दिव्यांग एक्ट 2016 की सभी प्रावधान लागू होने चाहिए। कोचिंग सेंटर्स को बच्चों के क्लास और बैच को कोर्सेज की अवधि के मध्य में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी। कोचिंग सेंटर संचालक को अपने सभी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। जिला अथॉरिटी या समिति द्वारा समय समय पर मांगे जाने पर संबंधित डॉक्यूमेंट उन्हें दिखाने होंगे। कोचिंग सेंटर को अपनी एनुअल रिपोर्ट संबंधित अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। रजिस्ट्रेशन के आवेदन में जिस स्थान पर कोचिंग सेंटर चलाने की जानकारी दी गई हो, उस बिल्डिंग में ही कोचिंग क्लासेस चलाने होंगे। बिना अथॉरिटी के परमिशन के उस स्थान को बदलने की अनुमति नहीं होगी। यानी आज आप यहाँ चला रहे हैं, 6 महीने बाद फिर कहीं और बदल लिया, 2 महीने बाद कहीं और बदल लिया, ये इसकी अनुमति आपको नहीं होगी। और अगर आपने कोई जगह में परिवर्तन किया तो तत्काल आपको जो रजिस्टर्ड अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी है या जिला समिति है, उसको आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा और उनसे उस स्थान के बदलने की अनुमति उनसे लेनी पड़ेगी पहले ही। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी, अथॉरिटी या अधिकारी किसी भी समय कोचिंग सेंटर का निरीक्षण करने को अधिकृत होंगे। वहां जाकर वो औचक निरीक्षण कर पाएंगे। अब बात उठती है कि अगर इन सारे प्रावधानों का वायलेशन होता है या उल्लंघन होता है तो आखिर वो क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, शिकायत के निवारण की क्या व्यवस्था की जा सकती है। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनके अभिभावक, ट्यूटर और कोई भी कर्मचारी कोचिंग सेंटर के खिलाफ शिकायत संबंधित अथॉरिटी के पास कर सकेंगे, जबकि कोचिंग सेंटर भी स्टूडेंट और पेरेंट्स के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। संबंधित अथॉरिटी शिकायत दर्ज होने के 30 दिन के भीतर इसका निवारण करेंगे। अगर इसके लिए इंक्वायरी कमेटी गठित करने की आवश्यकता हो तो इसका अधिकार भी राज्य सरकार द्वारा अधिकारी या प्राधिकरण को होगा। संबंधित प्राधिकरण या इंक्वायरी कमेटी आवश्यकता के अनुसार दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आर्थिक दंड या कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का निर्णय ले सकेंगे। अब आपको बताता हूं कि आखिर अगर किसी को उल्लंघन करता हुआ पाया गया और यह प्रूफ हो गया पेरेंट्स के या टीचर्स की स्टूडेंट्स की शिकायत पर या फिर किसी टीचर की शिकायत पर, किसी स्टाफ की शिकायत पर, तो फिर उसमें दंड का क्या प्रावधान है। संबंधित अथॉरिटी के पास सिविल कोर्ट का पावर होगा। सिविल प्रोसीड्योर कोड 1908 के प्रावधान के तहत प्राधिकरण को सभी अधिकार प्रदत्त होंगे। अथॉरिटी एविडेंस और प्रूफ एफिडेविट के माध्यम से एक्सेप्ट करेंगे। मामले से संबंधित किसी भी पक्ष को प्राधिकरण की सुनवाई में समन कर सकेंगे और किसी भी व्यक्ति या गवाही को एग्जामिन भी कर सकेंगे। सुनवाई के दौरान किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर सकेंगे। सेंटर संचालक को डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा। निर्णय में प्राधिकरण संबंधित किसी भी पक्ष के लिए शिकायत और सुनवाई का खर्च भी तय कर सकेंगे। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन या नियम एवं शर्तों के अलावा किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर को पहली बार गलती करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार गलती साबित होने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
जबकि तीसरी बार अगर गलती पकड़ी गई और वह साबित हो गई सुनवाई के दौरान, तो यह साबित होने पर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी कोचिंग सेंटर को संबंधित अथॉरिटी की ओर से रजिस्ट्रेशन करने या उसका रिन्यूअल करने से मना कर दिया जाता है, तो वह सरकार द्वारा निर्धारित एपीलेट अथॉरिटी के पास निर्धारित मानदंडों के अनुरूप 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा। तो अगर किसी कोचिंग सेंटर का किसी अथॉरिटी ने अगर रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया या रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, तो वो अपील में जा सकता है और उसके लिए राज्य सरकार ने जिसे अपीलेट अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया है या करेगी, उसी फोरम पर जाकर उन्हें अपील करना होगा। तो ये हम आम लोगों से जुड़ी, आपसे जुड़ी आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने आपसे बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत उपयोगी साबित होने वाली सूचना है। तो आज बस इतना ही, और आम लोगों से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगे हाथों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने मैं आता रहूं, तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद अवश्य करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।